काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉम्पिटिशन में। तो आज का जो हमारा लेसन है बाल विकास में वो है अधिगम। अधिगम को हम लोग क्या कहते हैं? सीखना भी कहते हैं। ठीक है, अधिगम का अर्थ तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें हम लोग अधिगम के अर्थ के बारे में जानेंगे और कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। इससे संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कैसे प्रश्न बनते हैं, उनका उत्तर हम लोगों को कैसे लिखना है। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आपको यही मिल जाता है कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। आप जो कुछ भी सीखते हैं वही अधिगम होता है, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। ठीक, तो इसका अर्थ क्या होता है? सीखना। तो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। कुछ चीज़ों को वह भाई व्यवहार द्वारा सीख लेता है, और कुछ चीज़ों को वातावरण से तथा कुछ चीज़ों को अनुकरण द्वारा सीखता है। सीखने की यह प्रक्रिया सतत प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। और अधिगम यह प्रक्रिया, और ये भी जानिए कि जो भाई अधिगम की प्रक्रिया रहती है वो एक समान नहीं होती, कभी धीमी होती है तो कभी तेज होती है। ठीक है, तो ये सब आप खुद से भी अनुभव कर सकते हैं कि कभी कभी हमको कोई भाई जो लेसन होता है वो पढ़ने में कठिन लगता है, और कोई लेसन जो होता है वो पढ़ने में बहुत ही सरल लगता है। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि अधिगम की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वो एक समान नहीं होती है, कभी तीव्र तो कभी मंद हो जाती है। ऐसे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न कहता है कि सीखने का अर्थ और सीखने की प्रक्रिया बताइए। तो बालक जो जन्म के पश्चात असहाय होता है ना, परंतु वह इस संसार में आते ही सीखना आरंभ कर देता है, क्योंकि वह भाई किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। और उसका जो सीखना होता है वो जीवन पर्यंत चला करता है। लेकिन क्या होता है कि भाई वो जब छोटा रहता है, शैशवावस्था में रहता है, तो वह दूसरों पर आश्रित रहता है, लेकिन वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इस सीखने की क्रिया में दो तत्व उसकी सहायता करते हैं। पहला तो परिपक्वता, और अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। बालक को अपना अनुकूलन करने में कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। सीखने का अर्थ, सीखने की प्रक्रिया समझ लेने से ही सीखने का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कुछ क्रिया करता है। इस प्रकार उसके समक्ष कोई ना कोई परिस्थिति आती रहती है, और इसी परिस्थिति के प्रति वह कोई प्रतिक्रिया करता है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक भी हो सकती है और सीखी हुई भी हो सकती है। जो प्रक्रिया सीखी हुई होती है उसे ही सीखना कहता है। सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। इस प्रकार उसके स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। मनोविज्ञान में इसे ही सीखना कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या होता है? सीखना। तो ऐसे यहाँ पे आगे और भी कुछ लिखा है, तो मेन रूप से जो समझाने का मकसद था वो यहाँ पे स्पष्ट हो चुका है। इसके पहले जो आप लोगों ने सीखने के संबंधित परिभाषा में जाना, और आगे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने परिभाषाएं भी कही हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे तो और आप लोगों को और भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, बाकी हम लोग अभी आगे चलते हैं अपने वीडियो में। सीखने की परिभाषा किस विद्वान ने कौन सी दी है इससे संबंधित। तो पहला है गेट्स व अन्य। तो गेट्स महोदय ने क्या बोला है कि सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। जेपी गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार के परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। और ऐसे ही क्रॉनबैक हो गया, क्रो एंड क्रो ने कहा कि भाई सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। वुडवर्थ ने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती? सीखने की प्रक्रिया होती। तो कभी कभी ये एक नंबर में भी पूछ लेते हैं, या एक नंबर में नहीं पूछा तो अधिगम की परिभाषा में आप लोग ये लिख सकते हैं कि इनके अनुसार सीखना क्या होता है। तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। या बहुविकल्पी में पूछ लेते हैं कि ये दे देते हैं, बोलते हैं कि भाई किसने लिखा, तो आपको बताना पड़ता है किसने लिखा। तो ये आप इन चारों कितने हैं? 5 हैं, तो पाँचों के देख लीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट भाई वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो और ये गेट्स वाली आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे ही वुडवर्थ ये भी कहता है कि वुडवर्थ कहते हैं कि भाई सीखना जो है विकास की प्रक्रिया। ये भी कौन कहता है? वुडवर्थ कहता है। ठीक, व्यक्ति का विकास निरंतर होता रहता है। इसी कारण जीवन जो विकास होता है, सीखना होता है, संपूर्ण जीवन चलता रहता है। और सदैव सीखना सदैव उस वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। व्यक्ति को अपने व्यवहार से अनुकूलन करना पड़ता है। वातावरण से अनुकूलन करने के लिए उसे अपने भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक पर्यावरण से संबंधित जो संबंधित वस्तुओं से सीखना पड़ता है।
ठीक। उसे भाषा, खाने पीने के तौर तरीके, रीति रिवाज, परंपराएं आदि सीखनी पड़ती हैं। यदि बालक इन बातों को कुशलतापूर्वक नहीं सीखता है तो अपने वातावरण से समायोजन करने में कठिनाई होती है। ठीक। तो ये कुछ बातें थी सीखने से संबंधित। तो ये भी आप अगर इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी जो ज़रूरी बात थी वो आप पहले सीख चुके हैं। ठीक। लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है तो वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। जो यहाँ पे मेन चीज़ लिखी हुई है वो है कि सीखने की प्रक्रिया की दो विशेषताएं होती, एक तो निरंतरता और दूसरा सार्वभौमिकता। तो सीखने में निरंतरता होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, सार्वभौमिकता होनी चाहिए। निरंतरता का भाई क्या आशय है, तो निरंतरता का आशय ये है कि निरंतर यानी कोई चीज़ निरंतर हो रही है। तो निरंतरता हम सीखने में पढ़ रहे हैं तो हमारा जो सीखना है वो क्या होगा, निरंतर होगा। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है, हर परिस्थिति में उसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। और यह प्रक्रिया जो कभी तेज़ भी होती है और कभी धीमी भी होती है, यानी सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो तेज़ और धीमी दोनों हो सकती है। सार्वभौमिकता से आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति स्थान पर यहाँ तक कि अपरिचित व्यक्तियों से भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इस सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। और इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सीखने में परिपक्वता का योगदान बताइए, या सीखना और परिपक्वता में क्या संबंध है। तो देखते हैं कि भाई सीखना और परिपक्वता में क्या संबंध है। तो सीखना और परिपक्वता आपस में संबंधित होते हैं। पहली बात तो यही जान लीजिए कि सीखना और परिपक्वता क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। ये दोनों मिलकर आपस में विकास में सहायक होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से अत्यंत संबंधित तथा मिले जुले हैं। इनको पृथक करके देखना कठिन होता है। परिपक्वता व्यक्ति की एक स्वाभाविक अभिवृद्धि है या किसी विशिष्ट परिस्थिति के अभाव में भी अनवरत रूप से चलती रहती है। बालकों की परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, उनमें यह अभिवृद्धि अवश्य होती है। और हमें यह याद रखना चाहिए कि परिपक्वता एक सत्य है, परिपक्वता सीखने की गति पर प्रभाव डालती है। अतः यह आवश्यक है कि सीखने की प्रक्रिया में परिपक्वता के स्तर को ध्यान में रखा जाए। इस क्रिया में अभ्यास जिसका परिपक्वता स्तर प्राप्त नहीं हुआ है प्रभावशाली नहीं होगा। जो बालक शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं वे नवीन सामग्री ग्रहण करने को सदैव तत्पर रहते हैं। उनको नवीन सामग्री सीखने में यदि किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, ठीक है, और उनको नवीन सामग्री सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है क्योंकि वो परिपक्व हो चुके होते हैं। यदि छात्र शारीरिक तथा मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है तो उनको सीखने में लगने वाला समय अधिक होगा। तो आप समझ सकते हैं कि भाई अगर छात्र परिपक्व है तो वो जल्दी सीखेगा, अगर अपरिपक्व है तो उसको सीखने में देर लगेगी। तो यहाँ से आप लोग जान चुके हैं कि सीखना और परिपक्वता एक दूसरे से कैसे संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि सीखने की विशेषताएं। तो सीखने की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि अभी मैं जितनी भी विशेषताएं बताऊंगा 5, 10, 14, 15, ठीक है, जितनी भी विशेषताएं होंगी उनमें से अगर ये पेपर में आ जाता है तो मैक्सिमम 2 नंबर में ही आएगा। तो 2 नंबर में आप 5 विशेषताएं लिखकर उनके अंतर्गत 2-3 लाइन लिख देंगे तो इनफ होगा। ठीक है, इसके लिए आपको 2-3 पेज भरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आ रहा है तो आप 2-3 पेज भर दें, नहीं, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर में आप अगर 1 पेज भी लिखते हैं, 5 पॉइंट भी लिख लेते हैं, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, अच्छे से लिखे हैं तो। ठीक है, तो और इसके अगर हेडिंग वाइज लिखते हैं तो इसके अंदर 1-2 लाइन भी लिख लीजिए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो लिखते हैं कि भाई सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है। तो आप समझ गए कि भाई जो सीखना होता है संपूर्ण जीवन चलता रहता है, और अगर सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि दूसरों से जो हम सीखेंगे उसी के अनुसार अपने व्यवहार में कुछ अच्छे परिवर्तन लाएंगे। तो हुआ ना व्यवहार में परिवर्तन, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना अनुकूलन है। सीखना अनुकूलन है और सीखना क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। सीखना कुशलतादायक होता है। इनके अंतर्गत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए, आप पढ़ लीजिए। बाकी सिंपल से पॉइंट हैं, आप समझ जाएंगे, ऐसी आशा करता हूँ। बाकी अगर नहीं समझ पा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सीखने में बालक का महत्वपूर्ण स्थान, आगे क्या है कि सीखने की क्रिया उद्देश्य पूर्ण होती है। ठीक है, सीखने की क्रिया क्या होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है। और सीखना ज्ञान का संचय होता है, क्योंकि जो हम सीखेंगे हमारे बुद्धि में स्टोर होगा ना, वो तो ज्ञान का संचय हो जाएगा। सीखने से शारीरिक कुशलता भी बढ़ती है। ठीक, ये भी हो गया। और सीखना वातावरण से उत्पन्न होता है। सीखना सक्रिय होता है, कोई निष्क्रिय होकर तो सीखेगा नहीं, सक्रिय होकर सीखेगा ना, तो सीखना सक्रिय भी होता है। आगे है कि सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखने से मानसिक विकास होता है। सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य होता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी सीखने की
आई होप आप लोग कुछ समझ गए होंगे, क्योंकि एकदम ईजी हैं। अपने जीवन के अनुभव से आप लोग इनकी विशेषताओं को भी समझ सकते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक अब देखेंगे कि सीखने को भाई कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। नंबर एक होता है सीखने की इच्छा। तो सीखने की इच्छा देखिए, अगर आपको कोई चीज़ सिखाई जा रही है, अगर आपकी उस सीखने में इच्छा है तो आप सीखेंगे, अगर इच्छा नहीं है तो नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट है कि प्रेरणा। ठीक है भाई, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रेरणा भी होता है, क्योंकि अगर जैसे आप कोई चीज़ नहीं सीख रहे हैं, आपको प्रेरित किया जाएगा, प्रेरणा दिया जाएगा, तो आप सीखेंगे ना। तो प्रेरणा सीखने को प्रभावित करती है। और भूख, पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रतियोगिता आदि प्रेरणाएं भी सीखने की क्रिया को प्रभावित करती हैं। दूसरा होता है विषय सामग्री। तो भाई विषय सामग्री, अगर कोई चीज़ कठिन है आपको सामने, भाई आप क्लास में पढ़ने गए, कठिन सामग्री रख दी गई, तो आप सीखेंगे ही नहीं, नहीं सीखेंगे ना। अगर उसको सरल तरीके से रखी जाए, सरल रखी जाए, तो आप सीखेंगे। तो ये हो गया। विषय सामग्री का स्वरूप भी होता है। समुचित वातावरण, तो भाई वातावरण का भी सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। विद्यालय, बालक का परिवार तथा विद्यालय दोनों ही सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यदि कक्षा में समुचित वायु व प्रकाश का प्रबंध किया जाता है तो शिक्षक का कार्य सरल हो जाता है। ठीक, और बालक को एक समुचित वातावरण प्रदान या मिल जाता है। आगे है कि भाई बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास, ये भी अगर शारीरिक विकास, मानसिक विकास सही नहीं है तो आप सीखेंगे नहीं, प्रभावित होंगे। परिपक्वता, अभी पीछे आप पढ़ चुके हैं कि सीखना और परिपक्वता कैसे एक दूसरे से संबंधित है। ठीक, तो परिपक्वता काफ़ी बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको चलिए थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। लिखा है कि व्यक्ति की शारीरिक रचना इस प्रकार होती है कि सीखने में शारीरिक उपकरणों जैसे केंद्रीय स्नायुमंडल, ज्ञानेंद्रियाँ, स्नायुविक संस्थान आदि के बिना ना तो वह सीख सकता है और ना ही सीखे हुए को प्रकाशित ही कर सकता है। अतः यह प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। एक बालक चलने में कुशलता तभी प्राप्त कर सकता है जब उसकी मांसपेशियां तथा नाड़ियाँ विकसित होकर परिपक्वता प्राप्त कर लेती हैं। ठीक, तो परिपक्वता का यहाँ से मतलब शारीरिक परिपक्वता से है कि आप शारीरिक रूप से परिपक्व होंगे तो सीखने में आपको आसानी रहेगी। आगे है शिक्षण पद्धति। तो भाई शिक्षण पद्धति भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है सीखने में, कि अगर शिक्षण पद्धति सरल है, आसान है, खेल पद्धति से पढ़ाया जा रहा है, करके सीखने से पढ़ाया जा रहा है, तो आसानी से बालक सीख लेता है। ठीक, आगे इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं शारीरिक एवं मानसिक थकान। तो ये कैसे प्रभावित करते हैं? तो कार्य का समय तथा थकान सीखने की प्रक्रिया को भाई प्रभावित करता है। आप शारीरिक रूप से थक चुके हैं तो कहाँ सीखेंगे, या मानसिक रूप से थक चुके हैं तो कहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बात कही गई है। और शिक्षक का स्थान इसमें क्या है कि शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसकी शैक्षिक योग्यता तथा शिक्षण पद्धति सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसी कारण शिक्षक को मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान कराया जाता है। और पाठ योजना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, तो ये भी प्रभावित भी करती है पाठ योजना छात्रों को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो प्रभावित करने वाले कारकों में थे। तो इनको भी आप 5-6 पॉइंट याद कर लीजिए, उनके अंतर्गत जो चीज़ें उनको ध्यान में बिठा लीजिए। आगे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य। तो यहाँ पे उद्देश्य लिखते हैं कि भाई जीवन के अनुभवों तथा इसका महत्व व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में शारीरिक मानसिक विकारों से बचाव करने से परिचित कराने के संबंध में, व्यक्ति एवं समुदाय के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का संरक्षण करना, शारीरिक एवं मानसिक विकारों की चिकित्सा करना एवं रोगों के उपचार परिचित कराने के संबंध में। ठीक है, तो सिंपल पॉइंट थे एकदम, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे जो प्रश्न है हमारा उसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का सीखने का वातावरण से क्या संबंध है? तो संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप लोग भली भांति जान चुके हैं कि सीखने में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है। और अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये पॉइंट भी आप इस कथन को एकदम रट लीजिए। इस प्रकार से संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया एवं शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अन्योनाश्रित, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। प्रायः हम जब देखते हैं कि भाई जब हम थक जाते हैं, चाहे हमारा मस्तिष्क हमें आराम करने का संदेश देता है, हमें नींद आने लगती है, सीखने में कठिनाई का अनुभव होने लगता है और सीखने के प्रति हमारी रुचि क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसी तरह से शारीरिक रूप में जब हम थके नहीं होते हैं, परंतु मस्तिष्क जो हमारा परंतु मानसिक रूप से थके हुए होते हैं या सामान्य स्थिति नहीं होती है, तब भी अधिगम प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है, जैसे कि उन्माद, अवसाद,
ठीक है, नशा, तनाव आदि की स्थिति में भी अधिगम प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है। अधिगम प्रक्रिया में सीखने का वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में जो गुरुकुल शहरों से दूर जंगलों में स्थित होते थे। अत्यंत शांत वातावरण में, मनोरम वातावरण में अधिगम तथा शिक्षा की प्रक्रिया चलती थी। इसी तरह से जब वातावरण अनुकूल होता है तब अधिगम प्रक्रिया तेज रहती है। अधिगम या सीखने का वातावरण क्या होता है कि शांत, एकांत एवं सुरम्य होना चाहिए। इस प्रकार के वातावरण में आदर्श अधिगम प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो वातावरण शांत, एकांत और सुरम्य होना चाहिए। आगे वातावरण के प्रकार, तो वातावरण एक आंतरिक हो गया, एक बाह्य हो गया। आंतरिक के अंतर्गत गर्भावस्था में सभी परिस्थितियाँ होती हैं और बाह्य वातावरण मनुष्य के चारों ओर से रिलेटेड होता है। सीखने की इच्छा से क्या तात्पर्य है, पीछे आप लोग देख चुके हैं सीखने की इच्छा से क्या तात्पर्य है, तो इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिए। हम तब तक अपनी अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इच्छा दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक और मानसिक, और इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो आगे है परिपक्वता से क्या तात्पर्य है। परिपक्वता से क्या तात्पर्य है, तो परिपक्वता वह स्थिति होती है जब जिनमें कि व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर, मतलब परिपक्व क्या होता है, शारीरिक पूर्णता को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तभी तो परिपक्व माना जाता है। और सामान्यतः 25 वर्ष की जो आयु होती है वो परिपक्वता की आयु मानी जाती है। इस अवधि में शरीर अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है और मस्तिष्क का भी पूर्ण विकास हो जाता है। महत्वपूर्ण अधिगम के लिए परिपक्वता एक आवश्यक स्थिति है। परिपक्वता से आशय उस शब्द से जिसमें क्षमता या उत्पत्ति में परिवर्तन जानकारी होती है। बालक का विकास भी परिपक्वता पर निर्भर करता है। ठीक, और मानसिक विकास का अभिप्राय उन कार्यों को करने से है जिनको शैशवावस्था में नहीं कर सकता। क्षमता के विकास का दूसरा नाम ही परिपक्वता है। परिपक्वता मानव विकास की अनवरत क्रिया है जिसके लिए बाह्य उत्तेजकों की आवश्यकता नहीं होती। बोरिंग का कथन है यहाँ पे कि परिपक्वता गौण विकास है जिनका अस्तित्व सीखी जाने वाली क्रिया या व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारा, मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं। तो यह थकान, तो थकान भाई दो प्रकार की होती है, या तो शारीरिक रूप से थकेंगे या मानसिक रूप से थकेंगे। तो शारीरिक क्या होता है कि भाई अधिक देर तक कोई मानसिक कार्य करेंगे तो मस्तिष्क थक जाता है और इस अवस्था में व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाहता। ठीक है, और जो हमारा ध्यान रहता है वो केंद्रीकरण नहीं हो पाता, और जो चिंतन एवं उपबोध की शक्ति होती है मंद पड़ जाती है। यही अवस्था क्या कहलाती है, मानसिक थकान। और शारीरिक थकान से आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे कि इसमें शरीर के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और शरीर के विभिन्न काम शिथिल पड़ जाते हैं। परिपक्वता को परिभाषित कीजिए, आप अभी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न थे इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे आप लोगों ने देख चुके हैं। अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो लिखा है, शिक्षक केंद्रीय शिक्षा में शिक्षक का निर्देश और निर्णय प्रमुख होता है। तो विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षा में भाई विद्यार्थी की स्वायत्तता होती है कि केंद्रीय शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की प्रधानता होती है। तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि सहयोग द्वारा शिक्षार्थी को प्रोत्साहन होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी निष्क्रिय भाव से सीखता है तथा विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि सीखने में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में विस्तृत सामाजिक संदर्भ में बालक सीखता है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि चार दीवारी के अंदर क्या होता है, बालक सीखता है। ऐसे ही शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बालक स्वयं करके सीखते हैं, ज्ञान निर्मित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकार की घोषणा 20 नवंबर 1889 को की थी। 20 नवंबर 1889 बच्चों के अधिकार की घोषणा का मूल उद्देश्य क्या था कि समस्त बालकों हेतु मूलभूत माननीय अधिकारों को सुनिश्चित करना। और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बच्चों के अधिकार की घोषणा को कब पंजीकृत, 11 दिसंबर 1992 को पंजीकृत किया। और घोषणा कब हुई थी, 20 नवंबर 1989। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया गया है। तो विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। युंग ने भाई सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये 3 हो गए। कहीं कहीं 2 भी देखने को मिलते हैं तो घबराइएगा नहीं, तीन भी इसमें सही है। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है। बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है वह क्या कहलाता है। तो भाई बालक की
वह मनुष्य थी जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है, तो वह मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। आगे है कि पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अधिगम में। तो इसी के साथ ये जो हमारा आज का लेशन था, अधिगम सीखने का अर्थ था, उसको प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पे समाप्त हो चुका है। और आशा करता हूँ कि इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जो आप लोग को ज़रूर समझ में आए होंगे और आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें स्थिर भी हो गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जो भी प्रश्न थे पेपर में आए हुए थे उनकी चर्चा यहाँ पे हो भी गई है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।